हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सब्जेक्ट्स को लेकर, और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो कि आपके पूछे गए हैं यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर। यूपीपीएससी के अंदर 2023 से लेकर 2013 के बीच में, इन बिटवीन द लास्ट 10 ईयर्स के अंदर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में यहाँ पर देख रहे हैं। 2024 का भी पेपर हो चुका है, तो उस क्वेश्चन को भी हम बाद में कवर करेंगे, बट ये पर्टिकुलर सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी, बट किसी कारणवश मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, तो अब हम इसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपका आरओ का एग्ज़ाम और बाकी फ्यूचर में भी कई सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उन सभी क्वेश्चन उन्हीं सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेशन का, सो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन रिस्पॉन्स which of the following was sent as a representative of laborers by the Indian government in the Washington Summit of ILO in the year 1919? 1919 में किसको भेजा गया था यहाँ पर? तो ये थे NM जोशी। NM जोशी, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भेजा गया था इसे यहाँ पर। ठीक है, और ये एजेंसी जो ILO है, दिस कम्स अंडर द यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आती है, जो कि 187 गवर्नमेंट का एक ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर मेंबर्स हैं इसके अंदर, और इस ट्रीटी के अंदर बेसिकली दिस ट्रीटी हैज़ बीन हेल्ड एट अ प्लेस, बेसिकली वॉशिंगटन के अंदर एक प्लेस है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ, दिस इज नोन एज अ ट्रीटी ऑफ वर्सैली। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सैली के नाम से इसे जाना जाता है। एंड ILO के हेडक्वार्टर्स को जो हम कहते हैं दैट इज इन जिनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आपके कहाँ पर हैं? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर VP वाडिया जो है, VP वाडिया एसोसिएटेड है विद द एनी बेसेंट के साथ में, एनी बेसेंट के साथ इनका ये एसोसिएटेड है, जिन्हें अरेस्ट किया गया था 1917 के अंतर्गत। ठीक है, जब एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को लॉन्च किया था उस टाइम पर ये साथ में थे, और उन्हीं के साथ इन्हें अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो VP वाडिया। यहाँ पर एक व्यक्ति है CF एंड्रयू का जो संबंध है वो संबंध है इनका AITUC, दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ में इनका संबंध है, और इन्होंने फाउंडेशन रखी थी इसी ऑर्गेनाइजेशन की जब 1920 के अंतर्गत। ठीक है, लाला लाजपत राय बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं इस कांग्रेस के, लाला लाजपत राय। ठीक है, एंड दीवान एक थे दीवान चमन लाल, ये यहाँ पर क्या थे, ये चुने जाते हैं क्या आपके, ही इज इलेक्टेड एज अ जनरल सेक्रेटरी आपके ये चुने जाते हैं। ठीक है, इस टाइम पर। और जोसेफ बैपिस्ट जो एक लीडर थे, ये भी एक प्रोमिनेंट लीडर थे होम रूल लीग के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए बुक्स हैं यहाँ पर, एक तरफ आपको बुक्स दी गई हैं, दीज आर द बुक्स, और ये उनके ऑथर्स हैं, तो आपको बताना है कौन सी बुक किसने लिखी है। स्टोरी ऑफ माई डेटोरिएशन, दैट इज डेप्रोटेशन, स्टोरी ऑफ माई डेप्रोटेशन, ये बुक जो है वो लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, एंड गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। नेशन इन मेकिंग दैट इज रिटन बाय द सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखी गई है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंगीगल मैसूर इन 1755। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो
ये इस्टेब्लिश किया था हैदर अली ने। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हैदर अली विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट, इन्होंने मॉडर्न आर्मरी जो है दिंदी गुल के अंदर जो है बेसिकली ये स्थापित करी थी, दिंदीगल, ठीक है, डिंडीगल, तो 1755 के अंदर, ठीक है। अब हैदर अली जो है वो रूलर बनते हैं कहाँ के, मैसूर के, के राजा बनते हैं कब, 1761 के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है, एंग्लो मैसूर वॉर, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पर लड़ी जाती है, इन्हीं की लीडरशिप में, ठीक है। और टीपू सुल्तान जो एक व्यक्ति है, टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा, सुल्तान, ये जो है वो हैदर अली के क्या हैं, बेटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सले शैपल 1748, ठीक है, तो कौन सी चीज़ यहाँ पर उससे संबंधित है, तो इट वॉज रिलेटेड विद द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, जब ख़त्म होती है तो उसकी जो ट्रीटी है दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रीटी ऑफ एलेक्से शैपल, दैट इज़, ये तो करेक्ट है। और इंग्लिश गॉट बैक, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें मद्रास पर वापस यहाँ पर उनको कब्जा मिल जाता है, तो ये दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब ये जो है एक 1748 के टाइम पर, 1748 के टाइम पर जो क्या था कि वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन देखने को मिलता है कहाँ पर, यूरोप के अंदर, ठीक है। और उसके तहत फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से लेकर 48 तक लगभग 2-2.5 साल लगभग चलती है। और उसके बाद जब ये ख़त्म होती है तब यहाँ पर ट्रीटी होती है मद्रास के अंदर, तो मद्रास जो है यहाँ पर इनको दिया जाता है, किसको, ब्रिटिशर्स को वापस दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मैच करना है। ओके, आर्म्स, ओके ये ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। पहले तो देखिए, इंडियन आर्म एक्ट ये आता है 1878 के अंतर्गत, 1878, नहीं 76 नहीं, 8 है भाई, ठीक है, 1878। अब इस एक्ट के तहत ये पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें ये पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया था कि इंडियन सिटीजन्स जो हैं अगर जो वो अनलाइसेंस वेपन को रखते हैं तो उनको इसके तहत जो है वो सज़ा मिलेगी। रॉयल टाइटल एक्ट जो है वो 76 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके तहत जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब ये पास किया तो इन्होंने क्वीन विक्टोरिया को एज अ एम्प्रेस, ये इसी टाइम पर सबसे पहले ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई बार, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया कब कहा गया है, रॉयल टाइटल जो मिला था 1876 के तहत पहली बार एम्प्रेस ऑफ इंडिया क्वीन विक्टोरिया को कहा गया है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आता है, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है बेसिकली, और ठीक है। एंड इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 आता है आपका, ठीक है, जिसमें रेगुलेट करने की बात करी गई है जो डाइवोर्स लॉज हैं फॉर द क्रिश्चियंस कपल जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, जो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं बिटवीन द मेंस एंड वुमेन ऑफ स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को लेकर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया, सिक्किम को भारत में मिलाने वाला व्यक्ति कौन है, वो है लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, डलहौसी। अब ये कब किया इसने, ये किया था 1850 के अंदर, 1850 में डलहौसी ने सिक्किम को अक्वायर किया, ठीक है। और बेसिकली एक्वायर करने के बाद एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, डलहौजी घटना थी कि 2 डॉक्टर्स थे, ब्रिटिश डॉक्टर्स या इंग्लिश डॉक्टर्स, उनके साथ हुआ था मिसबिहेव, ठीक है, सिक्किम में 1850 में, ठीक है। तो मिसबिहेव होने की वजह से जब ये खबर जो है वो डलहौजी तक पहुंची तो उसने सिक्किम को कब्ज़ा किया और फिर उसे अपने जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके अंदर शामिल कर लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो इंडिया जो है एज अ इंडियन प्रिंसली स्टेट जो रूल किया गया था चोग्याल्स के द्वारा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद 47 तक भारत का हिस्सा था, भारत में ही रहा। और इंडिपेंडेंस के बाद मतलब सिक्किम जो है बेसिकली
1974 तक 1974 तक एज अ यूटी बना रहा, और 75 में आपका ये जो है एक स्टेट के रूप में उभर कर आता है। ठीक है, 22nd स्टेट के रूप में आता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट इनके टाइम पीरियड एक्चुअली देखिए यूपी के कई जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है कई सारी डेट्स देखी गई हैं। तो अब हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें कोशिश करेंगे जो भी डेट्स हैं या इवेंट्स के रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे, ताकि इफ़ इन केस कभी टकराएं तो आप आसानी से कर सकें। तो देखिए लॉर्ड हास्टिंग की बात करें, इसका टाइम पीरियड था 1813 से लेकर 22 के बीच में। विलियम बेंटिक जो था ये था 1828 से लेकर 35 तक। डलहौजी का जो टाइम पीरियड था दैट इज़ इन 1836 टू 42 तक 42 तक। लॉर्ड ऑकलैंड, तो इसका जो टाइम पीरियड था, नहीं एक मिनट सॉरी, ऑकलैंड का पीरियड था 36 टू 42, और डलहौजी का जो टाइम पीरियड था यहाँ पर ये अराउंड 56 तक चलता है। ठीक है, 56 तक 1856 तक ये रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक, तो देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, पहली बात तो ये आयोजित होती है 7 सितंबर को, 7 सितंबर 1931 में, जिसके अंदर महात्मा गांधी रहते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कांग्रेस के। ठीक है, सरोजनी नायडू रहती है यहाँ पर। ठीक है, जो कि मेंबर थी बेसिकली वर्किंग कमेटी की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय ये साथ में थे, जो कि नेशनल दल के रिप्रेजेंटेटिव थे, नेशनल दल। ठीक है, दल, और मदन मोहन मालवीय के साथ साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे यहाँ पर, तो जो कि रिप्रेजेंट करते थे दलित क्लास को। ठीक है, तो ये लोग थे, और ये सब तो आ गए, बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर रहेगा। ये कब थे, ये इन्होंने थर्ड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 में, उसमें पार्टिसिपेट किया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो आगे बढ़ते हैं हम अब आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड। ओके, इधर तो रिपीट क्वेश्चन आ गया है, आगे बढ़ते हैं हम। आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है ना, हाँ सेम। ईयर चेंज है क्या, नहीं ईयर भी सेम है। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन है। असर्शन में कहा गया है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिफरेंट रेवेन्यू सिस्टम डिफरेंट एरियाज में लागू किए थे। इट लीड्स टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन प्लेजेंट्री। बिल्कुल ये भी करेक्ट है कि इनमें से भारतीय किसानों में विभिन्न वर्गों का निर्माण किया, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो जिस वजह से ये आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है भारत के अंदर देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो बनाया गया, बट यहाँ पर कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर लैंड रेवेन्यू सिस्टम नहीं बनाया गया जो कि भारतीय किसानों के लिए था। ठीक है, अब देखते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पर तो आपको आंसर मिल गया है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो एक लेवल लैंड रेवेन्यू सिस्टम LRS, ठीक, पहला है आपका परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लाया गया था, ये कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, कब, इन द 1793 के अंतर्गत। ठीक है, किन किन एरियाज में आया था, ये आया था आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड जो वाराणसी का जो एरिया है, बेसिकली इन एरियाज में ये चीज़ें थी। इसके अंदर क्या था कि ज़मींदार जो है वो डिक्लेयर किए गए थे, ज़मींदार जो है वो डिक्लेयर किए गए थे एज अ ओनर ऑफ लैंड है, और रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, फिक्स कर दिया गया था कि भैया इतना हमको लगान चाहिए।
ठीक, एक तो ये था। दूसरा सिस्टम था रोयतवाड़ी सिस्टम। रोयतवाड़ी सिस्टम। अब रोयतवाड़ी सिस्टम जो है ये थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। कब? 1820 के अंतर्गत। ठीक है, ये कहाँ कहाँ आया था? ये आया था आपको मद्रास, बॉम्बे और कुछ हिस्से जो असम के थे, ठीक है, और कुर्ग का जो एरिया है वहाँ पर ये चीज़ें लागू की गई थी। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट सेटलमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट और जो बेसिकली रॉयत है या फिर कल्टीवेटर जो हैं बेसिकली, उनके बीच में डायरेक्ट सेटलमेंट की बात यहाँ पर तरीके का देखने को मिलता है। थर्ड आपका यहाँ पर आता है थर्ड है महलवारी सिस्टम। तो महलवारी सिस्टम जो है ये होल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। कब? दैट इज इन 1822 के अंतर्गत। ठीक, ये आती है चीज़ें कहाँ पर? पंजाब, अवध और आगरा का जो एरिया है और कुछ एरिया जो उड़ीसा का है और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ पर आपको महल वाली सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो विलेजेस के बेसिस पर बनाया गया था और स्टेट जो है वो लैंडलॉर्ड के पास देखने को मिलती है। तो जो ब्रिटिश के द्वारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो 3 तरीके के देखने को मिलते हैं मोस्टली एरियाज़ के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सो हमारा अगला प्रश्न है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया जाता है इन 1765 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है ये साइन होता है 1784 के अंतर्गत और ट्रीटी ऑफ सलाबाई ये साइन होता है 1782 में। और ये एक मिनट 2 बार आ गया है, ट्रीटी ऑफ सलाबाई 2 बार आ गया है। एक कुछ तो मिस्टेक है, 1 मिनट। नहीं देखिए, एक होगा ट्रीटी ऑफ सलाबाई 82, ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ सलाबाई नहीं, दिस इज और ट्रीटी ऑफ मद्रास रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ट्रीटी ऑफ मद्रास ये आपका साइन होता है 1769 में। ठीक है, देन आपका आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। तो अब देखिए इन बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं पहले। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है दिस ट्रीटी इन 1765 ये साइन होती है मुगल एम्परर के बीच में। ठीक है, मुगल एम्परर जिनका नाम था शाह आलम सेकंड एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये ट्रीटी साइन होती है। और कब होती है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की हम बात करें यहाँ पर तो ये साइन की जाती है टीपू सुल्तान के बीच में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में इन 1784 में। एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की बात कर रहे हूँ, नॉर्थ सलाबाई इलाहाबाद, ये वाला ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एरो थोड़ा गड़बड़ बन गया। ठीक, एंड ट्रीटी ऑफ सलाबाई की जब हम बात करते हैं ये आपकी होती है 1782 के अंतर्गत। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सलाबाई जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एंड मराठास के बीच में साइन होती है, मराठास के बीच में। ठीक, और इसके साथ एंड होता है क्या? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इसका जो है अंत आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्रीटी ऑफ मद्रास ये लास्ट में है आपका। तो इट इज़ साइंड इन बिटवीन 1769 के बीच में। और ये जो लड़ाई है ये साइन होती है बेसिकली मैसूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, बेसिकली हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही ये लड़ाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओके, इन घटनाओं को आपको क्या लगाना है? क्रमबंध लगाना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी पे आपको अरेंज करना है। देखिए पूना पैक्ट की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो पूना पैक्ट जो है ये साइन किया गया था BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है, और पूना पैक्ट में BR अम्बेडकर जो है ऑन बिहाफ ऑफ बेसिकली कहा जाए डिप्रेस्ड क्लास के साथ में थे और ये साइन होता है 1932 में। ठीक है, और गांधी नहीं है,
बी आर अम्बेडकर नहीं, गांधी जी यहाँ नहीं थे पूना पैक्ट में, गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी थे यार, ये गलत बोल गया मैं। ठीक है, गांधी जी नहीं, ये अम्बेडकर जी के साथ साइन होता है। ठीक है, पूना पैक्ट। और गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी और इरविन थे, इन दोनों का पैक्ट जो है ये 1931 में साइन होता है। और यहाँ पर कांग्रेस एग्री करती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और विड्रॉ मतलब जाने के लिए, अटेंड करने के लिए, और विड्रॉ करती है अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। ठीक है, इसे विड्रॉ कर लेती है और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने को एग्री कर देती है गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार। क्रिप्स मिशन जो है ये आपका जो आता है, ये आता है 1942 के अंतर्गत। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है क्रिप्स मिशन मतलब क्रिप्स कमीशन या मिशन को भेजती है भारत में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर। और यहाँ पर एक क्रिप्स मिशन में चेयरपर्सन जो रहते हैं वो रहते हैं, एक तो स्टैफर्ड क्रिप्स होते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स एक तो खुद ही होते हैं ये, साथ साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या नाम था उनका, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो ये दो लोग यहाँ पर बेसिकली लीडर होते हैं यहाँ पर, मतलब इस ग्रुप में आते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये 1930 में शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इनको अरेंज करेंगे देन आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन डी मिलेगा करेक्ट आंसर। 314 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो लॉर्ड कर्जन डिसाइड करता है, लॉर्ड कर्जन कौन है, ये कौन है, वाइस रॉय है 1899 टू 1905 के बीच में। ये डिसाइड करता है कि बंगाल रीअरेंज करेगा वो प्रोविंशियल बाउंड्रीज को। ठीक है, और इसी के तहत जो है वो बंगाल का पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा, बंगाल पार्टीशन आपको देखने को मिलता है इन 1905 के अंतर्गत। ठीक है, पहला तो आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट है। अ न्यू प्रोविंस कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है कॉल्ड एज अ ईस्ट बंगाल एंड असम। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। बंगाल का विभाजन हुआ और उसके बाद देखिए 1905 में तो विभाजन होता है, उसके बाद कर्जन जो आता है, कौन आता है, कर्जन भाई साहब जो आते हैं ये क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं प्रॉपरली और बंगाल को दो भागों में बांटते हैं, जिसके अंतर्गत जो आज की डेट का वेस्ट बंगाल है, ठीक है, एंड उड़ीसा और बंगाल बिहार, तो इन भागों में इसे डिवाइड करते हैं बाद में आके। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं, दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिपेयर्ड CR फॉर्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड INC। तो ये जो फार्मूला है इसको लीड किसने किया था, C राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक है, C राजगोपालाचारी ने इसको लीड किया था और बेसिकली ये एक डेडलॉक कंडीशन थी बिटवीन द मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, और ये फार्मूला आता है 1944 के अंतर्गत 1944 में। ठीक है, एंड पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेता है बेसिकली इस फार्मूला को। और जवाहरलाल नेहरू की जब हम बात करें यहाँ पर, तो ये इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ INC इन द लाहौर सेशन जब था, और लाहौर सेशन कब था, 1929 के अंदर। ठीक है, और उसी सेशन के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात जो है या कॉन्सेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया गया था एज अ गोल। चित्तरंजन दास की जब हम बात करते हैं तो एक स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी जो है जो 1923 में गठित की जाती है। ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास या फिर CR दास के द्वारा, और साथ साथ यहाँ पर थे मोतीलाल नेहरू यहाँ पर इंक्लूडेड थे। इनके द्वारा इस पार्टी को बनाया जाता है, जहाँ पर अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज रिटन बाय। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है किसके द्वारा, विपिन चंद्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ईयर, किस साल नेटिव मैरिज एक्ट पास होता है? ये होता है 1872 के अंतर्गत। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पास होता है। और इस एक्ट के अंदर जो अंडर प्रेशर है बेसिकली सोशल रिफॉर्म का, जो नेटिव मैरिज एक्ट है वो आता है, जो बैन करता है स्पेशली किसको? चाइल्ड मैरिज को। चाइल्ड मैरिज को ये क्या करता है? बैन करने का काम करता है। ठीक है, 1872 के अंतर्गत। इसके अंदर ये कहा गया कि भाई 14 साल से बिलो अगर जो कोई गर्ल है तो उसकी शादी नहीं करवा सकते आप। ठीक है, और ये एक्ट जो है एक लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम पर आता है। दैट इज इन, ये कब से था? 72 से लेके 1876 के बीच में यहाँ पर भारत में था ये। ठीक है, दैट इज अ वॉइस राय था बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो ये मूवमेंट्स हैं और ये कब कब हुए हैं ये बताना है आपको। देखिए, पबना मूवमेंट आपका मतलब ये घटना होती है 1873 से 85 के बीच में। नहीं, एक सेकेंड। पबना मूवमेंट ना, हाँ 1873 टू 85 के अराउंड ही होती है। ठीक है, ये करेक्ट है आपका, पहले का बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर तो मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अब यहाँ पर पबना मूवमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर जो पबना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर स्पेशली 1859 के अराउंड में, ठीक है, कल्टिवेटर्स के द्वारा बेसिकली एक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है अगेंस्ट द ज़मींदार जो कि एक्सेसिव रेंट ले रहे थे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इक्का मूवमेंट जो है, इक्का मूवमेंट आपको 1921 और 22 के अराउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, 21-22 के अराउंड। संथाल रिबेलियन जो है ये आपको मिलता है दैट इज इन 1855-56 में, और ताना भगत 1914 में। ठीक है, ताना भगत मूवमेंट 1914-20 के अराउंड देखने को मिलता है। कहाँ पर? छोटा नागपुर के एरिया में, नागपुर के रीजन में बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओके, इंडियन नेवी एक्ट 1927 ये आपका गलत है। ठीक है, इंडियन नेवी एक्ट जो है ये गलत है, यही गलत है पहला तो। ये एक्ट इनेक्ट होता है 1957 में। ठीक है, ये पास किया जाता है। ठीक है, एंड सिविल डिसोबीडियंस 1930 ये ठीक है आपका। एंड ये आफ्टर द डांडी मार्च जब खत्म होता है उसके बाद ये शुरू होता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 में, कम्युनल अवार्ड 1932 में। ठीक है, और किसके द्वारा? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसी मैकडोनल्ड के द्वारा ये कम्युनल अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन घटनाओं को आपको क्रमबद्ध लगाना है। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन जो है ये होता है 8 नवंबर को 1927 में। साइमन कमीशन क्यों गठित हुआ था? ये गठित हुआ था कि जो मॉन्टाग्यू क्लम्सफोर्ड रिफॉर्म है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसको वेरीफाई करे, उसको चेक करे कि वो चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं। उसके लिए बेसिकली ये गठित हुआ था। जलियांवाला बाग मैस्करेस ये आपका होता है 13 अप्रैल को 1919 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर इस घटना के अंतर्गत अमृतसर में होती है, बैसाखी का दिन था जहाँ पर बहुत सारे लोग, जलियांवाला बाग एक प्लेस है वहाँ पर एकत्रित थे। वहाँ पर जनरल डायर आता है और उन पर ओपन फायर कर देता है। महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च है ये आपको 5 अप्रैल से संबंधित है। 5 अप्रैल 1930 में ये कंप्लीट होती है, मार्च में शुरू होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये ख़त्म होती है तो उसके साथ ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, बिगिंस शुरुआत होती है। डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता की जब हम बात करें तो ये इनकी जो मृत्यु होती है वो 5 नवंबर को होती है 1915 के अंदर। 1915 फिरोज शाह मेहता। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन्होंने स्टार्ट करी थी। बदरुद्दीन एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बदरुद्दीन तैयब जी थे और फिरोज शाह मेहता थे यहाँ पर। और
केटी तेलांग, इन 3 लोगों ने मिलकर ये शुरू करा था 1885 में। ठीक है, इसी टाइम पर आईएनसी का भी गठन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब इन चीज़ों को जब आप अरेंज करते हैं क्रोनोलॉजी पर, देन यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, द ट्रायल ऑफ ऑफिसर ऑफ आईएनए वॉज हेल्ड इन। तो ये आपको रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ट्रायल ये था कौन से ऑफिसर्स के अगेंस्ट, आईएनए जो इंडियन नेशनल आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उनके अगेंस्ट जो ट्रायल था वो रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, एंड ये जो ट्रायल है बेसिकली कोर्ट मार्शल अगेंस्ट था बेसिकली, और ये देखने को मिलता है इन 1945 नवंबर से लेकर दैट इज़ इन मई 1946 तक के बीच में। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो फेमस केसेस आपको देखने को मिलेंगे रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर। तो एक था कर्नल प्रेम सहगल, इनका केस आपको देखने को मिलेगा, और कर्नल एक थे हमारे गुरबख्श सिंह, इनका केस भी यहाँ पर मिलेगा, और एक थे मेजर जनरल शहनवाज खान, तो इनका भी केस आपको यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ओके, सेशन में पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश इन द पीरियड ऑफ वॉरेन हास्टिंग के टाइम पर बनी थी, एंड he modestly declined the offer of presidentialship of that learned body in the favor of Sir William Jones। तो आपका ये असर्शन तो क्या है, करेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये घटना आपको देखने को मिलती है 1784 के अराउंड। वॉरेन हास्टिंग वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर एंड आर्डियंट ऑर्नेलिस्ट हु यूज टू एनकरेज द स्टडी ऑफ संस्कृत, पर्शियन, अरबिक। ये भी करेक्ट है, दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हु अपोज्ड प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया को अपोज किया था किसने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, सो गांधी जी जो है वो सस्पिशियस थे बेसिकली सेंटर और स्टेट की प्लानिंग को लेकर। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो यहाँ पर कोर थिंकिंग थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। डिस अप्रूवल था यहाँ पर गांधी जी का इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, एंड तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। और कांग्रेस के जो हरिपुरा सेशन था उसको चेयरपर्सन कौन थे, देखिए कांग्रेस या बेसिकली आईएनसी की हम बात करें तो यहाँ पर जो हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होगी डेफिनेटली। और नेशनल प्लानिंग कमेटी, देखिए अब प्लानिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो नेशनल प्लानिंग कमेटी एक बनी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी। इसको फॉर्म किया गया था इन 1938 के अंतर्गत, और यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है असर्शन 1946 मुस्लिम लीग विड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। तो बिल्कुल ये तो करेक्ट है कि भाई देखिए मुस्लिम लीग ने पहले तो अप्रूव किया था प्लान को, बट मुस्लिम लीग ने आउट हो गई थी बेसिकली यहाँ पर इस प्लान से बाद में। ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं रहेगी। मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। ये भी करेक्ट है कि भाई 1946 में पहले तो ज्वाइन करती है फिर बाद में विड्रॉ कर लेती है। ठीक है, और डिक्लेयर करती है क्या, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन या प्लान, डायरेक्ट एक्शन डे या डायरेक्ट एक्शन प्लान के नाम से इसे लॉन्च करती है ऑन 26 नवंबर। ठीक है, मतलब इस डे इसको लॉन्च करती है, मतलब दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ठीक नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
सो अरेंज करना है इन चीज़ों को। हंटर कमीशन की जब हम बात करते हैं तो हंटर कमीशन आपका आता है 1882 के अंतर्गत, ठीक है। और इसके अंदर चेयरपर्सन थे विलियम विल्सन हंटर। इसका मेन काम था कि प्रोग्रेस चेक करनी है फॉर द एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन फील्ड में जो प्रोग्रेस हुई है आफ्टर वुड्स डिक्लेरेशन, एक वुड्स डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। और वुड्स डिक्लेरेशन होता है 1854 में। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में जो भी चेंजेस हैं उनको यहाँ पर देखना था, ठीक है। इसके अंदर टोटल 20 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 8 मेंबर्स जो थे वो इंडियंस थे। सेडलर कमीशन जो है वो आपका 1917 में आता है, सेडलर कमीशन। और ये फॉर्म किया गया था टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। जो कलकत्ता की यूनिवर्सिटी है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या देखने के लिए ये बेसिकली बना था, ठीक है। और इसमें सेडलर तो लीडर थे और साथ में 2 इंडियन भी थे जिनका नाम था आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो ये लोग भी यहाँ पर मेंबर थे। वुड्स डिस्पैच जैसे कि अभी हमने बात कर ली थी 1854 में ये आता है, ठीक है, रिलेटेड विद द एजुकेशन, ठीक है। और चार्ल्स वुड जो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे किसके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए 1854 की बात कर रहे हैं तो हम दैट मीन्स 1857 से पहले की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2 बॉडीज़ थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। एंड इसे वुड्स मैनिफेस्टो भी कहा जाता है कई बार। सार्जेंट प्लान की जब बात करें तो ये 1944 में आता है। ये भी आपका एजुकेशन प्लान है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द एजुकेशन प्लान, जो कि विड्रॉ किया जाता है, जो कि आता है। इसका एम ये था कि कंप्लीटली लिटरेट करना है सभी को नेक्स्ट 40 ईयर्स तक में। 40 ईयर्स तक का टारगेट था कि सभी को लिटरेट बनाना है, ठीक है। और एक प्रोवाइड होता ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो हम आर्टिकल नंबर 21 में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 21A के अंदर को, वो चीज़ें यहाँ पर 6 to 11 ईयर तक के लिए, मतलब यहाँ पर तो टाइम एज अलग है, बट 6 to 11 ईयर तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात कही गई थी। और यहाँ कहा गया था कि सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी कमेटी जो है वो के सामने ये चीज़ें रखी जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। तो ऑप्शन, एक मिनट, अच्छा हमें क्रोनोलॉजी पे लगाना था ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर फाउंडेड द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। तो अभिनव भारत सोसाइटी को शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और इन्होंने ये बेसिकली फाउंडेशन रखी गई थी इसकी कब, अभिनव भारत की, इन 1899 के अंतर्गत। वी.डी. सावरकर थे यहाँ पर, वी.डी. सावरकर और प्लस इनके जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है। वी.डी. सावरकर और जी.डी. सावरकर बेसिकली, तो इन दोनों ने अभिनव भारत सोसाइटी जो है ये 1904 में शुरू करी थी, ठीक है। मतलब इसको नाम रखा था अभिनव भारत, मतलब इस सोसाइटी का, ठीक है। और मतलब इसको बेसिकली अभिनव भारत से पहले ये जो 1899 है, इस टाइम पर मित्र मेला के नाम से इसे नाम था, मित्र मेला, मित्र मेला के नाम से इसे जाना जाता था, सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है। अभिनव भारत 1904 में बनता है। रीनेमिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, तो भगत सिंह की जब हम बात करें तो भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था कहाँ पर, लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1931 में 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई थी। और यहाँ पर चीज़ें जो हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, संथाल रिबेलियन ये ठीक है आपका, 1855 है। अहोम रिबेलियन जो है ये गलत है आपका, 1815 में नहीं है अहोम रिबेलियन। अहोम रिबेलियन जो था ये था 1828 से 30 के बीच में, ठीक है। संथाल तो ये सब चीज़ें ठीक है। एंड
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। अब देखिए किन एरियाज़ में यहाँ पर रिबेलियन हुआ। देखिए संथाल रिबेलियन आपका बिहार के एरियाज़ में सिंधु खानू बेसिकली यहाँ पर इम्पोर्टेंट लीडर थे, सिंधु एंड खानू, ठीक है। और यहाँ पर हम कोल रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये रांची का जो एरिया है, सिंहभूमपुर, हजारीबाग और पलामाऊ और मनभूम, ये एरियाज़ के अंदर देखने को मिलता है। और बुद्धो भगत जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लीडर थे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और खांसी जो है डेफिनेटली आपको गारो जयंतिया हिल्स जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अहोम रिबेलियन जो है ये भी आपका असम के अंदर, असम रीजन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। Who among the following Governor General ridiculed Congress as a representing only a microscopic minority of people? तो ये व्यक्ति था, दैट इज लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो लॉर्ड डफरिन। और यहाँ पर अगर जो बात करूँ कर्जन की, तो कर्जन का जो टाइम पीरियड था वो 1899 टू 1905। एंड लॉर्ड मिंटो की हम बात करें यहाँ पर, लॉर्ड मिंटो सेकंड है आई थिंक यहाँ पर, तो दैट इज इन 1905 टू 1910, ठीक है, ये वॉइसरॉय थे। और लॉर्ड लैंडसोन ई भी आएगा यहाँ पर, ये आपका 1888 से 94 तक ये यहाँ पर गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए यहाँ पर आपका एक है नॉट करेक्टली मैच्ड, तो लखनऊ लियाकत अली, ये गलत है। लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है। और यहाँ पर साथ में थे नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, लखनऊ से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनरली इंडिया हैज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट एंड 7th सेंचुरी के अराउंड इंडिया जो है वो एस्टिमेट करता है कि लार्ज इकोनॉमी एंशिएंट और मिडिवल वर्ल्ड में, ठीक है। द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वेस्टेड एक्सपोर्ट, ये भी आपका करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। एंड यहाँ पर आपका आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, सो देखिए हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, ये तो आपका करेक्ट है, ठीक है। ये 1764 के अंदर ये चीज़ घटना घटती है। हेक्टर मुनरो और कंबाइंड आर्मी थी किसकी? मीर कासिम की, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड की। तो इन सब की एक कंबाइंड आर्मी थी जो बक्सर की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलती है। एंग्लो नेपाल वॉर जो लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पर होती है 1814 से लेके 16 के बीच में। और यहाँ पर लॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड हास्टिंग था, और दूसरा जो व्यक्ति था ये भक्ति थापा जो व्यक्ति था ये लीड कर रहा था नेपाल की आर्मी को, ठीक है। एंड लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली जो है, ये जो वॉर है 4th एंग्लो मैसूर वॉर, ये चलती है दैट इज इन 1798 टू 99 के बीच में ये लड़ी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली थे, और साथ में यहाँ पर टीपू सुल्तान के बीच में ये लड़ाई देखने को मिलती है। 3rd एंग्लो मैसूर वॉर जो है इस टाइम पर कॉर्नवालिस नहीं थे, कॉर्नवालिस की जगह यहाँ पर जो था वो था वॉरेन हास्टिंग, ठीक है, वॉरेन हास्टिंग था। तो यही गलत है आपका, इनकरेक्ट पूछा गया था आपसे, ठीक है। ये और 3rd एंग्लो मराठा वॉर जो है वो
मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इसके टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो दैट इज़ इन 1817 टू 1818 के बीच में ये था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ओके, सो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।